आपने ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि मैं जो भी नाम रखूँ वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए कि लोगों को बोलने में भी ना आए? प्रपोज टू बी यूज का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है वो नया है। ब्रांड्स जो है उनको ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना चाहिए। यूजर एफिडेविट का जो मतलब रहता है कि आपका बिजनेस है, आप इतने सालों से रन कर रहे हो। आप जो क्लास का बोल रहे हो ना, मेरा थोड़ा बाउंस जा रहा है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड, जिसमें आप बोलते हैं ना ऐसे सर पकड़ के बाल नोचने की इच्छा हुई हो। अगर खुद की कंपनी को प्रोटेक्ट करना है या खुद की ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? आज का मतलब है कि ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो चुका है, इंसान किसको कॉपी करेगा? जिसकी ब्रांड ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। फॉर लाइफ टाइम या फिर उसका भी कुछ रिन्यूएबल प्रोसेस होता है? ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हो तब से आप टीएम यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, तो इफ इन फ्यूचर वो अगर किसी बोलते हैं ना एक्सपर्ट के पास आके वो ट्रेडमार्क या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कि तो स्विगी को हम लोग कैसे पहचानते हैं? वो ऑकर येलो या क्रोम येलो कलर, अप एंड डाउन्स होंगे जो उनको फेस करने होंगे, तो ऐसे अप एंड डाउन्स क्या होते हैं? उससे आपके ब्रांड में क्या इफेक्ट होती है? कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसने रिन्यू नहीं करवाया ट्रेडमार्क, देन देयर आर द चांसेस कि आपको वो ट्रेडमार्क मिल सकता है। क्लासेस के अंदर जो ले रहे हैं और जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी चार्जेस की अगर बात की तो चार्जेस कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? रिलायंस के आगे आप श्री लगा के श्री रिलायंस यूज़ करोगे, चलेगा? नहीं चलेगा। न्यू टाटा करके करोगे, चलेगा? नहीं चलेगा। जस्ट लाइक दैट। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं, उनके लिए ट्रेडमार्क और जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ मैकेनिकल प्रोसेस थ्रू इन्वेंट हुई हो। उसको कोई और पर्टिकुलर पार्टी यूज़ कर रहा है, तो अगर मुझे उनके ऊपर कुछ लीगल एक्शंस लेने हो तो कौन से ऐसे स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं? जब तक आपको आर नहीं मिलता ना, आपको कोई भी राइट्स ही नहीं मिलता। आप संदीप महेश्वरी कितने फेमस हैं, उनके आप कोई भी वीडियोस देखना, नीचे होता ही है कॉपीराइट प्रोटेक्ट। वेलकम बैक गाइस टू द पॉडकास्ट चेंबर। आज जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं मिसेस खुशबू भोपाला, शी इज एन एक्सपर्ट इन ट्रेडमार्क एंड जो भी लॉ फॉर्म के रिगार्डिंग, आपके ब्रांड के रिगार्डिंग ट्रेडमार्क चाहिए होते हैं, रजिस्ट्रेशन चाहिए होते हैं उसमें, एंड लास्ट 12 ईयर्स से वो इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हैं। एंड बात की जाए पैन इंडिया तो नियर अबाउट उन्होंने 15,000 प्लस ट्रेडमार्क्स और ब्रांड्स को जो ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन होता है वो दिलवाया है। तो एक्चुअली उनके जो फर्म का नाम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे बोलने में भी कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, बट लेट्स डीप डाइव इनटू इट। सो लेट्स वेलकम मिसेस खुशबू जी। वेलकम। थैंक यू विवेक जी फॉर हैविंग मी हियर। मैम, जैसे मैंने अभी बोला हाँ। कि आपकी फर्म का नाम बहुत ज़्यादा बोलने में कॉम्प्लिकेटेड है, और आपने ऐसा क्या थॉट प्रोसेस आया कि मैं जो भी नाम रखूँ वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए कि लोगों को बोलने में भी ना आए? क्योंकि ट्रेडमार्क का फर्स्ट रूल क्या होता है कि आप जो भी एप्लीकेशन करवाओ या फिर जो भी नाम सिलेक्ट करो ट्रेडमार्क के लिए, इट शुड बी यूनिक इन नेचर। सो हम लोगों ने खुद के फॉर्म का नाम ही इतना यूनिक रखा। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ लेग प्रैग्मेटिज्म लॉ फॉर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेग प्लस प्रैग्मेटिज्म। लेग स्टैंड्स फॉर लीगल एंड प्रैग्मेटिज्म मीन्स टू प्रोवाइड सर्विस, मीन्स टू प्रोवाइड लीगल सर्विस, जिसको मिला के कॉम्बिनेशन होता है लेग प्रैग्मेटिज्म। मतलब कुछ ज़्यादा ही आपने मतलब नाम रखने के अंदर इतना ज़्यादा आपने थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व कर दिया है। तो अपार्ट फ्रॉम नेम, ठीक है, अब आप लास्ट 12 ईयर से इस फील्ड के अंदर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो अगर ट्रेडमार्क की बात की जाए या फिर रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो ऐसे क्या ज़रूरत है इस चीज़ की ब्रांड्स को कि आज के टाइम में मेजर ऑफ ब्रांड्स रखते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस एंड मेजर ऑफ ब्रांड्स नहीं रखते हैं, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस के लिए ब्रांड्स जो है उनको ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना चाहिए और उनकी ब्रांड को एक जो बोलते नहीं है लीगलिटी और एक स्टैंड है वो प्रोवाइड करना चाहिए? ठीक है विवेक जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगी। एक बार क्या था, मेरा बर्थडे था। मेरे फ्रेंड का कॉल आया कि चल खुशबू खाना खाने चलते हैं। तो मैंने फिर कॉल किया अपनी फ्रेंड को कि कुछ ऐसा सजेस्ट करके जहाँ पे मतलब खाने में मज़ा आ जाए। तो हम लोग एक जगह पे गए, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू साई पराठा में जा, वहाँ के पराठे सुपर्ब आते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही वो प्लेस पे गए ना, तो विवेक जी आप मानोगे नहीं, वहाँ पे क्या था, श्री साई पराठा, न्यू पराठा, 5 से 10 शॉप ऐसी थी जिनका नाम था साई पराठा से। तो हम लोग वहाँ पे गए, कंफ्यूज हो गए कि इसमें से ओरिजिनल कौन सा है। ओके। अब इतने दूर से आए तो हम लोगों ने फिर एक शॉप पे खा लिया, बट सच्ची में क्या था कि मज़ा नहीं आया उतना। फिर मैंने फ्रेंड को कॉल किया, मेरी दोस्तों से गालियाँ खाई, वो तो अलग,
कि कैसा नाम सच मतलब फ्री फंड का बोलते हैं, बर्थडे Yes. गिफ्ट मिल गया। यस। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप अपना ट्रेडमार्क नहीं करवाते हो तो लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ओरिजिनल ओनर कौन है। ओके तो इसमें क्या होता है कि अगर आप खुद का ट्रेडमार्क नहीं करवाते हो तो मार्केट में कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। ओके सिर्फ कॉपी नहीं होता, उससे आपके ब्रांड में क्या इफेक्ट होती है। पहली चीज कि उसके क्लाइंट तो डाइवर्ट हो गए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला कि ओरिजिनल साई पराठा वाला कौन सा है, करेक्ट तो उसके तो डाइवर्ट हो गए। सेकंड, उसका नाम जिसने कॉपी किया है, अब पॉसिबल तो नहीं है वो अच्छी क्वालिटी देगा, तो Correct. मार्केट में जो साई पराठा का नाम था वो तो स्पॉइल हो गया। थर्ड थिंग, उसको रेफरेंसेस आने बंद हो गए। क्यों? क्योंकि अब मुझे कोई दोस्त पूछेगा कि साई पराठा में जाना चाहिए या नहीं, तो मैं बोलूँगी मत जा भाई, मैं पछता गई हूँ, मत जा। सही है। सो ये रीज़न है कि अगर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग में ब्रांड डेवलप करनी हो, मतलब न्यू आइडेंटिटी देनी हो, तो आप ट्रेडमार्क करवा लो, ओके बिकॉज ब्रांड इज इक्वल टू योर आइडेंटिटी। ओके, तो मतलब वहां पे तो ऐसा हो गया कि भगवान का नाम लेके सबने बस चालू कर दिया कि चालू कर बोलते दिया, ट्रेंड में अभी क्या चल रहा है, जैसे साईं बाबा Yes. ट्रेंड में चल रहे हैं तो ठीक है, साईं बाबा का नाम लो, सब साईं बाबा के नाम से जैसे कर दो। सूरत में अपना है केटलापट्टी स्टॉल, हाँ आपको पता ही नहीं ओरिजिनल कौन है। जैसे अभी रिसेंटली आया है आदिवासी हेयर ऑयल, हाँ हाँ आपको ओरिजिनल ओनर ही पता नहीं है, क्योंकि क्या है कि खुद अगर आपके ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो तो मार्केट में वो कॉपी होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो अभी नॉर्मली कैसा होता है कि कई बार लोग जो है ना, वो जब ट्रेडमार्क लेने जाते हैं ना, वो कई जगह फीस बचाने का सोचते हैं, तो एक Yes. फीस वर्ड जो है ना, वो बहुत लोगों को बोलते हैं ना, ऐसे दुखता है, चुभता है यस कि यार पैसा देना पड़ेगा, ऑलरेडी हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं ट्रेडमार्क और बनाने के लिए, उसके बाद हमको अब इस चीज के लिए भी पैसा देना है कि हमको ट्रेडमार्क दिलाओ। तो वो जो फीस है, ठीक है, उसको बचाने के लिए कई बार लोग क्या होता है वो डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। यस तो अगर वो डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं एंड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, तो इफ इन फ्यूचर वो अगर किसी बोलते हैं ना एक्सपर्ट के पास आके वो ट्रेडमार्क या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है कि पहले उन्होंने खुद से किया, अब भले ही लीगल एक्सपर्ट के थ्रू जा रहे हैं, बट वहां पर कुछ ऐसे बोलते हैं ना अप एंड डाउन्स होंगे जो उनको फेस करने होंगे, तो वो ऐसे अप एंड डाउन्स क्या होते हैं? ओके, ट्रेडमार्क में ना दो टाइप की एप्लीकेशंस आती है। फर्स्ट इज प्रपोज टू बी यूज एंड द अनदर वन इज विद द यूजर एफिडेविट। प्रपोज टू बी यूज का मतलब होता है कि आपका जो बिजनेस है वो नया है, और Okay. यूजर एफिडेविट का जो मतलब रहता है कि आपका बिजनेस है, आप इतने सालों से रन कर रहे हो। Okay. ठीक है, तो इसमें सिचुएशन ऐसी आती है, कुछ लोग जो सेल्फ फाइलिंग करते हैं उनको तो नॉलेज नहीं है अपना बिजनेस कब से है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वो लोग अपनी एप्लीकेशन इतनी बिगाड़ देते हैं कि जिसमें उनको फाइलिंग करनी थी यूजर एफिडेविट में, तो वो लोग उसमें नहीं करवाते, वो लोग करवाते प्रपोज टू बी यूज कि हमारा बिजनेस नया है। या तो फिर यूजर एफिडेविट रखेंगे तो ऐसा रखेंगे कि मान लीजिए उनका बिजनेस है 10 साल पुराना, उन्होंने शो कर दिया 5 साल पुराना। अगर अब भी वो लोग 5 साल पुराना शो करे तो बाद में जाके हम लोग 10 साल पुराना कैसे शो करेंगे? करेक्ट। और उसके लिए केस एग्जांपल है कि जितना बिजनेस आपका पुराना है आपको उतने राइट्स मिलते हैं। बर्गर किंग एक फेमस है, आपको पता है, फूड सेक्टर में जायंट है, उनकी काफी सारी फ्रेंचाइजी है। पुणे बेस्ड एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम भी बर्गर किंग है। यस ये फर्स्ट टाइम सुना। यस तो जो बर्गर किंग है, जिनकी मतलब जो यूएस बेस्ड है, जिनकी इतनी सारी फ्रेंचाइजीज हैं, उन्होंने देखा कि कोई पुणे में ऑपरेट कर रहा है, तो क्या किया उन लोगों ने, केस फाइल कर दिया, मैटर गई कोर्ट में। कोर्ट में पता चला कि जो पुणे बेस्ड जो है बर्गर किंग, दे आर यूजिंग इट सिंस 1992, बहुत पुराना है उनका। और जो बर्गर किंग है, जिनकी मतलब इतनी सारी फ्रेंचाइजीज है, वो लोग 2006 है। ओके। तो जो पुणे बेस्ड थे उनको प्रायोरिटी का उसमें राइट्स मिला, और जो उनको जो इंट्रीम इंजेक्शन उनके अगेंस्ट पास होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, और जो पुणे बेस्ड है उनके फेवर में जजमेंट आया। ओके। यस और कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट्स को ये भी नहीं पता कि हमें कौन से क्लास में करवाना है। ट्रेडमार्क में क्या है, 1 to 45 क्लासेस है, हर प्रोडक्ट हर सर्विसेज के लिए अलग क्लास है। छोटी से छोटी चीज़ अगर आपकी प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है तो उसमें क्या है कि क्लास भी चेंज हो जाता है। अब सूरत की एक मेरी पार्टी थी, सावरिया फराली भेल करके, हाँ, तो उन्होंने आके मुझे बोला कि मैडम मेरी ब्रांड कोई कॉपी कर रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं, आप ऑफिस पे मिलके जाओ, अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है तो फिर आप ट्रेडमार्क सूट फाइल करवा सकते हो। ठीक है, अब उनका जो प्रोडक्ट कैटेगरी थी दैट वाज टू प्रोवाइड फूड और सर्विसेज, जो आता है क्लास 43 में, बट जब मैंने उनकी एप्लीकेशन चेक की इट वाज इन क्लास 32। क्लास 32 में आता है ड्रिंकिंग वाटर्स एंड ऑल। तो मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि जो यस होना चाहिए क्लास वो उससे
अपोजिट अलग क्लास में। के अंदर, टोटली डिफरेंट क्लास के अंदर करवा देते हैं। अभी आपने मुझे बोला कि क्लास, ठीक है, क्लास की बात हो रही है तो उसके ऊपर थोड़ी सी और बातचीत करते हैं। जैसे बोला आपने क्लास 1 to 45 होता है। यस कई बार ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी बड़ी ब्रांड्स है वो किसी भी क्लास को नहीं छोड़ती है और सारी क्लास के अंदर वो ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और ढूंढने जाते हैं तो वो किसी भी नई ब्रांड को मिलता नहीं। हाँ, एट प्रेजेंट उनका वो फील्ड या वो सेक्टर के अंदर कोई करंट बिजनेस नहीं है। जब आप देखने जाओगे उनको वहां पे कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है वो सेक्टर में, Yes. बट स्टिल वो दूसरी क्लास भी जो होती है उसके अंदर से भी लेके रखते हैं। वाई इट इज, बोलते हैं ना, ये क्यों किया जाता है और इसका रीजन क्या है इसके पीछे? ओके, ट्रेडमार्क में जैसे मैंने बताया आपको 1 to 45 क्लासेस है। आपको जो राइट्स मिलते हैं ना, आपने जो क्लास में एप्लीकेशन फाइल की होती है ना उसके मिलते हैं, उसके बाहर के आपको राइट्स नहीं मिलते। अब मान लीजिए आपका है क्लोथिंग सेक्टर, आपने क्लास 25 में एप्लीकेशन की, अगर सेम नाम कोई कॉस्मेटिक कैटेगरी में यूज़ कर रहा है, फूड सेक्टर में यूज़ कर रहा है, आप उसको स्टॉप नहीं करवा सकते हो। तो इसमें क्या है, बड़ी ब्रांड्स इसीलिए सारे क्लासेस में मतलब रजिस्टर करवाती है ताकि और कोई कॉपी ना कर पाए। इसके लिए आई एम हैविंग वन एग्जाम्पल। अगर मैं डव का नाम बोलूंगी, आपके माइंड में क्या आता है? सोप, शैम्पू। ओके, आप फ्री होके कभी चेक करना, क्लास 30 में चॉकलेट कैटेगरी में किसी और कंपनी का वो रजिस्टर्ड है। डो। यस पर मेजर ऑफ अगर देखने जाऊं तो अभी लोगों के माइंड सेट हो गया है कि वो अगर चॉकलेट भी बेच रहे बोलते हैं "चलो, साबुन शैम्पू बनाने वाले चॉकलेट सेक्टर में कब आ गए"। ओके, अब आप मार्केट में जाओगे, डव का सोप रखा होगा, डव का चॉकलेट रखा होगा, आपके माइंड में क्या आएगा? सेम कंपनी है, हाँ, अलग है वो। पर मेजर ऑफ कंसेप्शन Yes. माइंड में यही आता है कि सेम ब्रांड्स है। सो दिस इज द आंसर कि उनको सारे क्लासेस में वो लोग क्यों रजिस्टर करवाते हैं। तो अगर बात की जाए कि क्लासेस के अंदर जो ले रहे हैं और जो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी चार्जेस की अगर बात की जाए तो चार्जेस कैसे डिफरेंशिएट होते हैं? वाई पर क्लास डिफरेंशिएट होता है, या फिर आप जो भी क्लासेस है उनका ले रहे हो वो इकट्ठे के अंदर ही आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन जाता है? नहीं, डिफरेंट चार्जेस रहते हैं। ओके। बट उसमें क्या, आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करो ना, आप देख लो कि आपकी पॉसिबिलिटी फील्ड्स कितनी है। ओके। अब मान लीजिए कॉस्मेटिक में है तो कॉस्मेटिक में आपको टच होगा क्लास 3, बट वही कॉस्मेटिक में थोड़ा बहुत भी मेडिकेटेड पर्पस के लिए वो कॉस्मेटिक यूज हो रहा है तो आपको क्लास 5 भी टच होगा। ओके। साथ में वही कॉस्मेटिक की अगर आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट के लिए क्लास 42 टच होगा। ओके। एंड देन आफ्टर अगर आप वही कॉस्मेटिक की मोबाइल एप्लीकेशन है तो क्लास 9 भी टच होगा। ओके। अब एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँ तो मामा अर्थ है, हाँ हाँ। वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, तो मामा अर्थ को कंपलसरी कॉस्मेटिक की ब्रांड में क्लास 3 में उनका रजिस्टर होना चाहिए। अब उनकी वेबसाइट भी है, मामा अर्थ की वेबसाइट है जिस पे वो सेल जनरेट करते हैं, तो क्लास 42 में उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। Correct. अगर उनकी मोबाइल ऐप है तो उनका क्लास 9 में भी रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो रिटेलिंग कर रहे तो फिर क्लास 35 में भी उनको रजिस्टर करवाना चाहिए। बट एक्चुअली आप जो क्लास का बोल रहे हो ना, मेरा थोड़ा बाउंस जा रहा है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यस क्योंकि ये पूरा मेरा सेक्टर है नहीं। इसीलिए भी से कि आप एक्सपर्ट के पास जाओ। हाँ, तो मैं वही बोला, मेजर ऑफ ऐसे काफी लोग होते हैं कि जी। उनको पर्टिकुलर, जैसे अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्लास जो आइडेंटिफाई करना, वो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो सेम लोगों के लिए भी होता होगा। बट अब अगर बात की जाए ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, बहुत से लोग हैं जिनको टीएम और आर, इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है। उनको क्या लगता है कि हाँ, हमने टीएम के लिए अप्लाई किया मतलब हमारी ब्रांड रजिस्टर हो गई, हमको अपर या उसके अंदर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंशिएट की बात की जाए तो दोनों के बीच में ऐसा क्या मेजर डिफरेंस है? ओके, फर्स्टली तो टीएम और आर की बात करते हो, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दूं ट्रेडमार्क क्या है। ट्रेडमार्क इज योर इनविजिबल प्रॉपर्टी। ओके। ठीक है, पहले तो समझना है कि ट्रेडमार्क क्या है। आप जैसे कि कोई गोल्ड परचेस करते हो, बंगलो परचेस करते हो, कार परचेस करते हो, वो दिखती है कि वो प्रॉपर्टी है। सेम ट्रेडमार्क इज योर इनविजिबल प्रॉपर्टी, ओके। जो आज काम आती है, फ्यूचर में भी कंटिन्यू आपको वो काम आती जाती है। अब लोगों को कंफ्यूजन है कि टीएम क्या है और आर क्या है। जब आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हो तब से आप टीएम यूज कर सकते हो। ओके। ऐसा लोगों को मानना है, बट रियली में जैसे ही आप कोई बिजनेस का नाम रखते हो आप टीएम यूज कर सकते हो। ओके। बट जनरली जो लोगों को मानना है कि जब आप ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हो तब से आप टीएम यूज कर सकते हो, और जब कंप्लीट प्रोसेस में से क्लियर होने के बाद जब वो रजिस्टर होता है ना, तब आप आर लिखवा सकते हो। आर का मतलब है कि ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर हो चुका है, और टीएम का मतलब है आपका ट्रेडमार्क अंडर प्रोसेस है। ओके। पर अभी कैसा है, मेजर ऑफ ब्रांड्स को आर मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। बट खाली ट्रेडमार्क जो होता है उसका कोई पर्टिकुलर बेनिफिट है कि ठीक है, मेरे पास रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी ब्रांड किसी और ब्रांड के साथ क्लैश हो रही है इन नेम,
ठीक है, हमारा कैटेगरी अलग है बट इन नेम क्लैश हो रही है। बट अगर ट्रेडमार्क की बात की जाए कि ट्रेडमार्क खाली मैंने ट्रेडमार्क रख रखा है, आर का सिंबल नहीं यूज किया और मुझे राइट्स नहीं मिले कि मैं आर का सिंबल यूज करूं, बट स्टिल आई कैन यूज टीएम, तो उसके क्या बेनिफिट्स है? और इज इट ओके कि हाँ ठीक है रजिस्टर नहीं हुई चलेगा बट ट्रेडमार्क है वो इट्स ओके कि हम थोड़ा बहुत सेफ है करके? नहीं, जब तक आपको आर नहीं मिलता ना, आपको कोई भी राइट्स ही नहीं मिलते। जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता, आप किसी और को कॉपी करने से बंद ही नहीं करवा सकते। ओके, सिर्फ आप टीएम भले लिखवा सको बट उसका मीनिंग ही क्या कि आप किसी और को बंद ना करवा पाओ। और जब तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता, कॉपी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, और आपको पता ही है कि कोई जो बिजनेस चल ही नहीं रहा है उसको कॉपी नहीं करेंगे। इंसान किसको कॉपी करेगा? जिसकी ब्रांड ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। अगर आपकी ब्रांड डेवलप हो चुकी है, आपका ट्रेडमार्क ही रजिस्टर नहीं है और वो आपने रजिस्टर नहीं करवाया, मान लीजिए लोगों के भले ना टीएम चल रहे चलने दो, किसी और ने रजिस्टर करवा लिया और आपको आके वो बंद करवा सकता है। तो इसके अंदर जो लॉ सूट होता है, ठीक है, जो कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि कोर्ट के अंदर जाता है, जितना मैंने सुना है कि हियरिंग्स होती है, वहां पे जाके फिर वो कैटेगरी के ऊपर क्या है जो सेम ब्रांड्स है उनके पास जाती है, फिर जो केसेस वगैरह लड़ते हैं और करते हैं, ठीक है। तो मेजर ऑफ वो जो प्रोसेस होता है वो किस हिसाब से वर्क करता है? ओके, पहले तो आप कोर्ट, जो कमर्शियल कोर्ट होती है, उसको कब अप्रोच कर पाते हो? कि जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है तो ही। ओके, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता तो आप पासिंग ऑफ के बिहाफ पे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो, बट उसको आप जितना रजिस्टर उतने जितने राइट नहीं मिलते आपको, ठीक है। जैसे एक बार कोर्ट में केस फाइल हो गया, कोर्ट्स कंप्लीट मेरिट्स पे जाएगी, किसके पास रजिस्टर सर्टिफिकेट है या नहीं। और अगर आपके पास रजिस्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो सारा का सारा बर्डन प्रूफ आ जाएगा आपके ऊपर कि आप प्रूफ करो कि ये मैं बिजनेस इतने सालों से रन कर रहा हूँ, सामने वाला इसको कैसे कॉपी कर रहा है। वो मैटर एकदम ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। ओके, कब खत्म होगी उसका कोई पूछो ही मत। ओके, मतलब काफी लंबा ड्यूरेशन का जो आपका है वो प्रोसेस है। तो अभी मेजर ऑफ क्या होता है कि कई ब्रांड्स है जो टीएम और रजिस्ट्रेशन जो है उसका इंपॉर्टेंस समझते हैं, कई ब्रांड्स है जो नहीं समझते। तो अगर आप जिस हिसाब से इतने साल से इस फील्ड के अंदर आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप काइंड ऑफ बोलने जाओ तो आप एकदम डीपली इस फील्ड के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, कि आपको हर जो भी लूप होल्स है, जो भी प्लस पॉइंट्स है, जो भी माइनस पॉइंट्स है, उसके साथ आप वाकिफ हो। तो कितनी अगर मार्केट के अंदर आपने जिस हिसाब से वर्किंग किया है लास्ट 12 ईयर से, कितनी ऐसी ब्रांड्स है जो ब्रांड बनने के बाद भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है, और कितनी ऐसी ब्रांड्स है जिन्होंने ले रखा? अगर मार्केट शेयर डिवाइड करें तो ऐसी कितनी ब्रांड्स है जो ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन लेके बैठे हैं, और कितने ऐसे न्यू बिजनेसेस हो गए या ब्रांड्स हो गए जिन्होंने अभी तक अप्लाई तक नहीं किए? आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40% ही शेयर ऐसा होगा जिन लोगों ने रजिस्टर्ड करवाया है। ओके, जो रिमेनिंग 60% है उसमें से कुछ लोगों का अंडर प्रोसेस है, कुछ लोगों ने करवाने की खातिर करवा लिया, और कुछ लोगों को कैसा है होगी तब देखी जाएगी, क्या जरूरत है। ट्रेडमार्क इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन योर बिजनेस ग्रोथ, बट लोग उसको क्या लीस्ट प्रायोरिटी देते हैं। ओके, उनको लगता है जब जरूरत होगी तब करवाएंगे। करेक्ट। बट आई सजेस्ट कि ट्रेडमार्क आपको स्टार्टिंग से ही करवा लेना चाहिए, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ना, मिनिमम 8 मंथ तो लेके 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 3 साल हो सकता है। तो ऐसा यस, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्शंस, क्या क्या क्वेरीज आती है आपके ट्रेडमार्क में। अगर आपका विदाउट ऑब्जेक्शन हो तो आप 6 से 8 महीने पकड़ के चलो। ओके, बट डीप डाउन कहीं ना कहीं कैसा है कि कनेक्टेड अगर ब्रांड्स वगैरह ले लेते हैं, रजिस्टर ले लेते हैं, ठीक है, पर कई एक जनों के माइंड में थॉट प्रोसेस क्या होता है कि ठीक है हमने ट्रेडमार्क करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब हमारा लाइफ टाइम हो गया, तो इज इट रियली फॉर लाइफ टाइम या फिर उसका भी कुछ रिन्यूएबल प्रोसेस होता है? नो, इट्स नॉट फॉर अ लाइफ टाइम। आपको एवरी 10 ईयर उसको रिन्यू करना पड़ता है। ओके, एवरी 10 ईयर। ओके, तो मतलब आपको 10 ईयर्स के अंदर उसको रिन्यू करवाना है। यस। तो इफ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ABC नाम से कंपनी स्टार्ट की, ओके, किसी और बंदे ने वो ABC नाम से कंपनी चला रहा है, यस, बट ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस उसका 2 साल 3 साल 5 साल बाद बिजनेस बंद हो चुका, लेकिन वही चीज के लिए फिर मैं ABC के नाम से अप्लाई कर रहा हूँ, तो वहां पर क्या मुझे ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन मिल सकता है ऐसा उसका बिजनेस बंद हो गया है? ओके, अगर उसका ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर में एग्जिस्ट करता है तो फिर आपके मिलने के चांसेस कम है। बट अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसने रिन्यू नहीं करवाया ट्रेडमार्क, देन देयर आर द चांसेस कि आपको वो ट्रेडमार्क मिल सकता है। ओके, बट उसके भी कुछ
मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, जैसे कि सब केस के मेरिट्स डिमेरिट्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट। ओके, अगर अभी तक का आपका जो एक्सपीरियंस है 12 इयर्स का, उसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस बोलने जाऊँ मैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जिसमें आप बोलते हैं ना ऐसे सर पकड़ के बाल नोचने की इच्छा हुई हो, ठीक है, अगर वैसे एक्सपीरियंस की बात करने जाऊँ और वैसी कोई भी पर्टिकुलर जो होता है, क्लाइंट बोल लो आप, ठीक है, या कस्टमर बोल लो, तो ऐसा सबसे खराब एक्सपीरियंस आपका कौन सा रहा है जिसके अंदर आपको बस ऐसा हो गया कि यार फटाफट निपटे और मैं छुट्टी हूँ? इन विच कंटेक्स्ट यू आर आस्किंग एग्जैक्टली? मतलब इसके अंदर कैसा है हाँ। कि कोई ना कोई, एवरी बिजनेस हैज इट्स ऑन गुड एक्सपीरियंस एंड बैड एक्सपीरियंसेस, ओके। तो आज हम भी डील करते हैं, जैसे कस्टमर के साथ किसी के साथ डील कर रहे हैं, तो कई बार हमारे यहाँ पे भी कस्टमर्स या क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं जो हमको बाल पकड़ के नोचने पे मजबूर कर देते हैं। यार इनका काम कैसे भी निपट जाए, बस हो जाए, कंप्लीट हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं खींचना है मेरे को। तो अगर वो कंटेक्स्ट में बात करने जाए तो ऐसा सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस कौन सा रहा होगा? हमारे पास ना दो टाइप के क्लाइंट आते हैं। एक होते हैं जो अपने जितने एडवाइस देना वो लोग मानते हैं, बिकॉज आई फील वी आर द डॉक्टर ऑफ योर बिजनेस, कि हमें पता है कि कब कौन सी चीज की जरूरत है, उसको कैसे करना है। बट कुछ लोगों का क्या है, यूट्यूब नॉलेज, इंस्टाग्राम नॉलेज, कि हम तो भाई वैसा ही करेंगे, यूट्यूब बाबा। यस। तो अब कुछ लोग क्या होते हैं कि ये वाला बिजनेस अच्छा है तो मैडम हम लोग न्यू लगा के स्टार्ट कर दे, आगे न्यू लगवा दे, ठीक है, तो एक काम करे, ये नहीं चलेगा तो श्री लगा दे। मैंने बोला रिलायंस के आगे आप श्री लगा के श्री रिलायंस यूज करोगे, चलेगा? नहीं चलेगा। न्यू टाटा करके करोगे, चलेगा? नहीं चलेगा। जस्ट लाइक दैट, कि कितनी भी उनको एडवाइस दो, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। और कुछ लोगों का माइंड में क्या होता है, मैडम ये ब्रांड ना अभी इंडिया में नहीं है, फॉरेन में, तो एक काम कर, तो यहाँ पे डेवलप कर लूंगा, क्या पता चलेगा। सेम वैसे केस है वॉटमेंट करके, उसमें क्या हुआ था, यहाँ की इंडियन एक ब्रांड है, उन्होंने स्टार्ट किया पेपर मैन्युफैक्चरिंग का, काफी साल तक उनका अच्छा चला। उनको ऐसा था कि फॉरेन में तो यहाँ पे आके क्या ही उखाड़ लेंगे, बट वो जो फॉरेन की ब्रांड है उन लोगों ने क्या किया, पहले तो वॉच रखी कि इनका बिजनेस कब ग्रो। जैसे ही इनका बिजनेस ग्रो हो गया, इनके पास काफी स्टॉक हो गया, बहुत पैसा बनने लगा, तब उन लोगों ने इन पे केस किया, और हैवी पेनल्टी इन लोगों पे इम्पोज हुई तब। ओके, मतलब सामने वाला देख रहा है कि एक काम करो, पहले तुम धंधा बढ़ा लो, फिर हम ज्यादा जुर्माना लेंगे तुमसे। यस। तो अभी नॉर्मली और कुछ पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अगर बात करें, उसके पहले एक होता है कि काफ़ी लोग जो है वो फाइलिंग्स वगैरह और जो भी करनी होती है, या पर्टिकुलर जो भी इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है, ठीक है, वो करेक्ट मिलता नहीं। जस्ट एज वी डिस्कस्ड यूट्यूब, ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोस देख रहे हो इट्स 100% ट्रू टू द कोर, कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन हो। या कई बार ये भी होता है कि ठीक है मैं वीडियो उठा के देख रहा हूँ, लेकिन वो वीडियो उठा के देख रहा हूँ मैं 5 साल पुराना, यस, और अभी पूरे के पूरे लॉज एंड जो भी रेगुलेशंस है वो चेंज हो चुके हैं, और मैं जो फाइल करने जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ 5 साल पहले की इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के चक्कर में कई बार क्या होता है, लोग काफ़ी चीज़ें या फॉर्म्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसमें मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इफ़ अगर उन्हें गाइड करना हो, ठीक है, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर उनको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो चीज़ आपकी 110% ट्रू टू द नेचर हो, और आप कभी भी अप्लाई करो, नॉट ओनली कि डायरेक्टली नहीं, इट्स ऑब्वियस कि आप किसी जो पर्टिकुलर एक्सपर्ट है उसके थ्रू करो, बट ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है कि आप एक्सपर्ट को भी अप्रोच करो, उसके पहले आपके पास प्री प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि हाँ मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिपेयर्ड है। ओके, ट्रेडमार्क में जो एप्लीकेशंस फाइल होती है ना, जनरली इंडिविजुअल के नाम पे होती है, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, प्राइवेट लिमिटेड फर्म हो गया, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई। तब लोग क्या करते हैं, उनके पास में बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो तो होना ही चाहिए। अगर आपकी पार्टनरशिप डीड है, मतलब पार्टनरशिप फर्म है, तो आपके पास में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप फर्म हो या तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपके पास में एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे क्या है कि गवर्नमेंट आपको गवर्नमेंट फीस में रिलीफ देता है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या है कि सेल्फ फाइलिंग करने चाहते हैं, तो बेसिक जो थिंग की जो रिक्वायर है, पहले तो क्लास सिलेक्शन प्रॉपर करो कि आप कौन से क्लास में अप्लाई कर रहे हो। देन आफ्टर आपका जो नाम लिख रहे हो, कुछ लोगों का क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरा नाम खुशबू है, सिर्फ खुशबू से एप्लीकेशन करती, तो आप कैसे फ्यूचर में जस्टिफाई करोगे कि ये खुशबू नाम की एप्लीकेशन है, वो मैं ही हूँ। सो बेटर कि पुट जो भी आधार कार्ड का नाम है आप वो कम्प्लीटली रखो, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट आइडेंटिटी के ऊपर जो आपका नाम है वो ट्रू टू वैसे का वैसे ही जो है एज इट इज कॉपी पेस्ट करो।
फिर कुछ लोग क्या होते हैं कि ईमेल आईडी ऐसी डालते हैं कि जिनको उनको पासवर्ड नहीं पता, तो फ्यूचर में कुछ डिपार्टमेंट साइड से मेल आने हो या फिर कोई थर्ड पार्टी की नोटिस आनी, वो सारे वो लोग मिस कर देते हैं। तो उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? अगर थर्ड पार्टी के जैसे नोटिस आए, अगर वो मिस हो जाते हैं तो केस कहाँ तक बिगड़ सकता है? ओके, कोई भी लॉ हो या फिर ट्रेडमार्क लॉ हो, उसमें सब कुछ इस टाइम बाउंड, आपको जो भी करना है वो टाइम लिमिट के अंदर ही करना है। ओके। अब मान लीजिए कि डिपार्टमेंट की नोटिस आ गई कि आपको रिप्लाई फाइल करना है, रिप्लाई फाइलिंग के डेज होते हैं 30 डेज। ओके। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आपका रिप्लाई है वो वैलिड नहीं है। अगर मान लीजिए कि थर्ड पार्टी अपोजिशन रेज हुआ है, उसमें जो काउंटर फाइल करना होता है उसके है 60 डेज। अगर आपको वो नोटिस ही नहीं मिली, आपने वो देखी ही नहीं, तो आप 60 डेज में आप कैसे काउंटर फाइल करोगे? आपने जो भी एप्लीकेशन फाइल किया है ना, वो कम्प्लीटली फेल हो जाएगी उसमें। ओके, तो मतलब जो भी आपकी अप टू द डेट इन्फॉर्मेशन है, जो भी एक पर्टिकुलर जो फॉर्म के ब्रैकेट्स होते हैं, वो आप कंप्लीटली फिल करके रखो। यस। ठीक है। सेकंड, मेरा पर्सनल क्वेश्चन था ये कि नॉर्मली इट्स ऑब्वियस कि काफ़ी लोगों के भी होगा कि एक होता है कि हम पर्टिकुलर जब एड्रेस हमें लिखना पड़ता है, यस, कि कहाँ पे हमारा बिजनेस इनकॉर्पोरेट है, हम ट्रेडमार्क के लिए पर्टिकुलर कोई एक, जैसे हमने रेंटल शॉप ले रखी, वहाँ का हमने एड्रेस दिया, ट्रेडमार्क जो हुआ है और हुआ है वहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन फिलअप। ठीक है। सो इन फ्यूचर अगर ऑफिस चेंज होती है या कहीं पे आप दूसरी जगह लेके करते हो, सो व्हाट्स द प्रोसेस के उसको अगर अपने को एड्रेस चेंज करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं? इफ अगर वो चीज़ मिस आउट हो जाती है और वो पुराना जो एड्रेस है उसी के ऊपर ही चल रहा है, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? ओके, इसमें कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होती है, बट कुछ फील्ड ऐसी होती है ना कि लेटर ऑन आप गवर्नमेंट फीस पे करके वो चेंजेस कर सकते हो। ओके। बट ट्रेडमार्क का रूल ऐसा है कि कुछ ही चीज आप चेंज कर सकते हो। ओके। एड्रेस चेंज करवा सकते हो, मेल आईडी चेंज करवा सकते हो, मोबाइल नंबर अपना चेंज करवा सकते हो। बट कुछ लोगों का क्या होता है, एक काम कीजिए मैडम, मेरे नाम पे अप्लाई किया था ना, वाइफ के नाम पे करना है, चेंज कर दो। मैंने बोला मेन चीजें नहीं चेंज होती है, आप कुछ ही चीज होती है जो गलती से हो गई वो आप चेंज करवा सकते हो। ओके। बट उसमें क्या है कि आपका खर्चा बढ़ जाता है। हाँ, तो अभी का कैसा है कि अपने ने अभी तक जो बात की इट्स रिलेटेड टू ऑफलाइन। अगर मैं ऑनलाइन में जाऊँ, ठीक है, तो काफ़ी ऐसे बिजनेसेस है जो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं। ठीक है, उनके लिए ट्रेडमार्क और जो रजिस्ट्रेशन है उसका क्या इम्पोर्टेंस है? ओके, जब भी आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हो, ट्रेडमार्क उसमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसका ये रीज़न है कि आपने बहुत मेहनत की है, प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने अच्छी रखी है, फ्रेंड्स को बोल के, कस्टमर्स को बोल के आपने उसमें रिव्यू डलवाया, आपका पेज एकदम गया ऊपर। बट अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं करवाते हो तो उस सिनेरियो में क्या होता है, लोग आपकी कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। उसको बोलते हैं ई कॉमर्स की लैंग्वेज में मैपिंग करना। ओके। आपकी प्रोडक्ट हो जाएगी मैपिंग में। अब जो चीज़ आप 100 रुपए की बेच रहे हो ना, आपने इतनी जो मेहनत से डेवलप की है, दूसरे बंदे को कुछ नहीं करना है, वो 100 रुपीज़ का कर देगा 95 रुपीज़। ओके। 95 में वो चीज़ बेचेगा। सारे के सारे जो कस्टमर्स का जो फ्लो आ रहा है ना आपके पेज के ऊपर, वो डाइवर्ट होके जाएगा उसके अकाउंट्स में। ओके। और इसमें दिक्कत क्या आ सकती है, 100 रुपए में आप मटेरियल तो अच्छा यूज़ कर रहे हो, वो 95 में अच्छा करेगा नहीं करेगा, मटेरियल बिगाड़ दिया। तो जो सेल आपको भी मिलनी चाहिए थी वो आपकी मतलब लॉस हो गया। जस्ट लाइक द फर्स्ट एग्जांपल जो साई वाला अपने ने पकड़ा था, यस, कि आपने नाम तो रख लिया, लेकिन Yes. ये कहाँ तक पॉसिबल है कि जो वो टेस्ट, ओरिजिनल टेस्ट वो दे रहा है वो आप दे सकते हो? यस। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर एक और क्वेश्चन पूछूं कि अभी कंटेंट क्रिएटर्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है मार्केट में, ठीक है, हर दूसरे दिन कोई ना कोई कंटेंट क्रिएटर बन रहा है। सो इज इट नेसेसरी कि कोई कंटेंट क्रिएटर है उसे खुद के नाम से हो गया या जो उसकी ब्रांड है उसका ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए? डेफिनेटली, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का भी सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं, तो प्राइमा फेस ही आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो। और जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की लोगों के माइंड में ऐसी थॉट है कि बहुत खर्चा हो जाएगा, नहीं, इसमें इतना खर्चा नहीं, आप नॉमिनल फीस में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। नॉमिनल फीस अगर बात की जाए तो अप्रोक्सीमेटली स्टार्टिंग फ्रॉम 6,000 to 10,000। ओके। अगर आपका ट्रेडमार्क का नाम यूनिक है तो वो इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ओके। ठीक है, इतना तो आप बिजनेस के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप अपना कंटेंट नहीं मतलब रजिस्टर करवा रहे हो या फिर आपकी यूट्यूब की ब्रांड रजिस्टर नहीं करवा रहे हो, तो कोई और इंसान वो कॉपी करके अपने यूट्यूब चैनल पे वो अपलोड कर सकता है। ओके। आप संदीप महेश्वरी कितने फेमस हैं, उनके आप कोई भी वीडियोस देखना, नीचे होता ही है कॉपीराइट प्रोटेक्टेड।
ओके अगर मान लीजिए वो नहीं करवाते तो क्या होगा, मैं भी करवा लूँ अपने यूट्यूब पे, आप भी करवा सकते हो। करेक्ट। तो सारा उनका जो फ्लो है, ऑडियंस का फ्लो, वो डाइवर्ट होके आ जाएगा आपके चैनल पे या तो मेरे चैनल पे। सेम वर्सेस काइंड ऑफ कैसा कि वहाँ पर जो बोलते हैं अपने उसके ऊपर भी कॉपीराइट ही बोलते हैं उसको, यस कॉपीराइट स्ट्राइक्स बोल सकते हो आप, यस कि अगर आप लीगलिटी के थ्रू ट्रेडमार्क या रजिस्ट्रेशन ले लेते हो और फिर आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हो, सो नो वन कैन यूज दैट कंटेंट विदाउट योर परमिशन। परमिशन, राइट। अभी एक नॉर्मल मेरे भी है कंफ्यूजन एक और चीज़ का है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इट्स ओके, ठीक है, बट व्हाट इज पेटेंट? इन तीनों में ऐसा क्या डिफरेंस है कि तीनों को अलग ही, कई लोग बोलते हैं कि सिमिलर ही है, कुछ नहीं है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बस हो जाता है, सेम ही है, क्या फालतू में ट्रेडमार्क ले रहे हो, उसके बाद कौन रजिस्टर करवाएगा, कौन पेटेंट के लिए अप्लाई कर। बट एज यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तीनों के बीच में व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? ओके, फर्स्ट ट्रेडमार्क हो गया, डिज़ाइन हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, ये सब ना आईपीआर के पार्ट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। लेट मी गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिस बॉटल। ठीक है, ये जो बॉटल है इसमें आपको ट्रेडमार्क का जो नाम दिख रहा है ना, जो बिजनेस का नाम होता है उसका आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो। ठीक है, अब बिजनेस का जो लोगो रहता है, जो सिंबल होता है, आप उसका भी ट्रेडमार्क करवा सकते हो। ओके, देन आफ्टर आपको एक्स्ट्रा राइट्स चाहिए, जैसे कि ये पैकेजिंग हो गया, अभी हमारी बात हुई कि कंटेंट हो गया, फिर आपने कोई स्क्रिप्ट लिखी हो या फिर आपने कोई सॉन्ग प्रोड्यूस किया हो, XYZ कुछ भी यूनिक थॉट आया ना आपके माइंड से, आप उसका कॉपीराइट करवा सकते हो। ओके, और पेटेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज मैकेनिकल प्रोसेस थ्रू इन्वेंट हुई हो, ओके, कुछ नया इन्वेंशन हुआ हो। अब मान लीजिए बॉटल का शेप है, तो ये बॉटल दिखने में कैसी है, कोई भी चीज का आउटर सरफेस हो गया, आप उसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। जैसे कि मार्केट में कोका कोला की बॉटल, पेप्सी की बॉटल्स, ये सब बॉटल के डिजाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं। ताकि क्या है कि आपको सेम काइंड की बॉटल आप दूसरी नहीं देखोगे मार्केट में। ओके, जैसा अभी बीच में ये केस भी उठा था सैमसंग वर्सेस एप्पल, यस, कि आप सेम कि डिजाइन आपने नहीं कर्व use- कैसे कर दिया साइड में से। यस, तो उसके लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो इफ अगर ट्रेडमार्क्स की बात कर रहे थे अपने, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया है कि ट्रेडमार्क्स हो गए, पैटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गया, और सबके सब एक डिफरेंट कैटेगरी में है और अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो अगर ट्रेडमार्क का, जैसे आपने अभी बोला था कि लोगों का ट्रेडमार्क अलग होता है, यस, नाम का ट्रेडमार्क अलग होता है, तो ये तो दो टाइप के ट्रेडमार्क हो गए। अगर और ट्रेडमार्क की बात की जाए तो और इसमें से और कितने टाइप के ट्रेडमार्क्स हैं? ट्रेडमार्क काफ़ी टाइप्स के होते हैं। वर्ड मार्क, डिवाइस मार्क, कलर मार्क, शेप मार्क, कलेक्टिव मार्क, काफ़ी सारे। ओके, बट जो मेनली जो एप्लीकेशन फाइल होती है ना, वो होती है वर्ड मार्क और डिवाइस मार्क। ओके, अब जनरली लोगों में क्या मिसकंसेप्शन है कि अगर हम लोग ने डिवाइस की एप्लीकेशन कर ली, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, डिवाइस मतलब होता है आपकी कंपनी का लोगो या फिर सिंबल। ओके, लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने डिवाइस एप्लीकेशन कर दी तो मुझे वर्ड्स के राइट मिल गए। नहीं, जब भी आप वर्ड की एप्लीकेशन करते हो तो उसमें आपको पर्टिकुलर वर्ड्स के राइट मिलते हैं, ओके, ताकि कोई थर्ड पार्टी उसको थोड़ा सा मिसस्पेल करके यूज़ ना कर सके, फोनेटिकली सिमिलर ना यूज़ कर सके, या फिर उसको थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता ना यूज़ कर सके। अब फॉर एग्जांपल मेरा नाम खुशबू है, कुछ लोग खुशबू के पीछे यू यूज़ करते, कुछ लोग डबल ओ यूज़ करते। करेक्ट, अगर मेरे पास वर्ड मार्क है, सो आई गेट द राइट ओवर द वर्ड्स खुशबू इवन इन द ऑल लैंग्वेज। अब एग्जाम्पल के तौर पे सर्फ एक्सेल है, ओके, अगर सर्फ एक्सेल के पास में वर्ड मार्क की जो राइट्स नहीं है, तो कुछ लोग सर्फ एक्सेल में जो पीछे एस आता है उसका सी कर देते हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉपी होती है ना, वो होता है मामा अर्थ का, इतना मिसस्पेल कर देता है, मुन्ना अर्थ, मन्ना अर्थ, माना अर्थ। वो तो वही बात हो गई, एडिडास की जगह एबीबास लिख दिया। यस पूमा की जगह है तो पूमा की जगह कुछ और नाम लगा दिया। यस, तो वर्ड मार्क आपको तब प्रोटेक्शंस देता है कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो ना, सबसे पहले आपको करवाना चाहिए वर्ड मार्क, क्योंकि मेन तो आपके बिजनेस का नाम सुरक्षित होना चाहिए। देन आफ्टर जैसे ही आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप उसका कुछ तो लोगो रखोगे, सिंबल रखोगे, मार्केट में जो पीपल है दैट आइडेंटिफाई यू बाय दैट सिंबल। अब जैसे हम लोग दूर से मैकडी का एम देख के पता चल जाता है मैकडोनल्ड्स है, कोई भी इन शॉर्ट में जो लोगो होता है ना, उसका रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं डिवाइस एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद आता है शेप मार्क, जैसे मैंने आपको कोको कोला का एग्जांपल दिया, उसका आप ट्रेडमार्क भी करवा सकते हो, साथ में डिजाइन रजिस्ट्रेशन भी आप उसकी करवा सकते हो, कि पर्टिकुलर उसका शेप है वो कोई कॉपी ना कर सके। और कलर मार्क जो रहता है ना, वो जनरली जो बड़ी ब्रांड्स होती है ना वो करती है, जस्ट काइंड ऑफ रिलायंस, टाटा। यस, अगर आप देखो कि स्विगी है,
तो स्विगी को हम लोग कैसे पहचानते हैं, वो ऑकर येलो या क्रोम येलो कलर का आता है। वो लोग क्या करेंगे, टाइम टू टाइम अपना लोगो चेंज करेंगे, बट वो लोग कभी भी अपना कलर चेंज नहीं करते। करेक्ट, यस। तो वो आप जब कोई अलग दो कलर्स को मिक्स करके कोई अलग कलर कॉम्बिनेशन बनाते हो, और आपको ऐसा है कि ये ब्रांड बहुत डेवलप हो चुकी है मार्केट में, पीपल आइडेंटिफाई यू विद दैट पर्टिकुलर कलर। जैसे कि मान लीजिए हार्पिक का मैंने बोला, आपके माइंड में क्या आया? ब्लू कलर बॉटल, ठीक है, तो वो सब लोग कलर मार्क करवाते हैं। नहीं, करेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं डीप टू द कोर अगर देखने जाए तो ये चीज़ के ऊपर हम लोग भी वर्क करते हैं। एज वी वर्क फॉर द अदर क्लाइंट्स, जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनके लिए वर्क करते हैं, तो हम लोग कलर ब्रांडिंग के ऊपर भी फोकस करते हैं कि एक आइडेंटिफिकेशन बन जाना चाहिए। जैसे आज रिलायंस का बन रखा है, ब्लू कलर माइंड में आते ही टाटा का नाम आ जाता है, फिर रिलायंस का नाम आ जाता है। रेड कलर माइंड में आते ही कोको कोला हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, तो वो सब का आ जाता है, तो करते हैं। तो डेफिनेटली गाइस, कलर ब्रांडिंग जो होती है और जो कलर मार्क जो मैम बता रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। काफ़ी लोग बहुत हल्के में लेते हैं कि ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आज लोगो काला है, कल सफ़ेद कर दूंगा, परसों नीला कर दूंगा, फिर पीला कर दूंगा। तो वो चीज़ नहीं होती है कि एक जो आपका पर्टिकुलर कलर है उसके साथ आपको मेंटेन होकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप हर दूसरे दिन जैसे गिरगिट रंग बदलता है वैसे आप कलर और कंपनी के रंग बदलते रहो। तो अभी आपने बताया कलर ब्रांडिंग और का, जैसे आपने बात कर रहे थे कि कलर्स वगैरह का भी बहुत मैटर करता है, बट कहीं ना कहीं कैसा है कि जब स्टार्टअप्स क्रिएट होते हैं, जब कोई नया बंदा एकदम नया नया बिजनेस में एंटर होता है, तो वो क्या है, गर्म खून रहता है, उनको पता नहीं है, वो बोलते हैं बस जो होगा देखा जाएगा, करते जाओ। तो इफ अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो एक स्टार्टअप हो गया या नया बिजनेस हो गया, उसको स्टार्टिंग टू एंड अगर खुद की कंपनी को प्रोटेक्ट करना है या खुद की ब्रांड को प्रोटेक्ट करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके, विवेक जी, जैसे ट्रेडमार्क तो फर्स्ट चीज़ हो ही गई, बट लोगों को लगता है कि ट्रेडमार्क में तो इतने सारे टाइप है, बहुत खर्चा हो गया, ठीक है, तो क्यों करवाए? तो आई सजेस्ट कि अगर आपके पास में यू आर हैविंग द वेरी गुड फंड फॉर योर बिजनेस, तो जितनी कैटेगरी है ट्रेडमार्क की, जैसे मैंने बोला, वर्ड मार्क करवा लो, डिवाइस मार्क करवा लो, जो भी डिज़ाइन है उसका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करवा लो, कॉपीराइट भी करवा लो। बट अगर आपको लग रहा है कि आप लो स्केल से स्टार्ट करें, आपके पास इन्वेस्टर नहीं है या तो फिर फंड्स नहीं है, तो पहले तो आप उसका वर्ड मार्क करवा लो। बिजनेस का नाम तो प्रोटेक्ट होना ही चाहिए। फिर कुछ साल बाद अगर आपको लगता है कि आपके जो बिजनेस का लोगो है वो मार्केट में फेमस हो चुका है, जैसे मैंने आपको मैकडी का एग्जांपल दिया, तब जाके आप लोगो का करवा देना। ध्यान आफ्टर आपके जो पैकेजिंग है आपकी प्रोडक्ट का, आपको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा खासा हो गया, तब आप कॉपीराइट करवा देना। जरूरी नहीं आप सारे एक्सपेंसेस आप एक साथ करो, ठीक है। ये बात हो गई ट्रेडमार्क, डिजाइन, कॉपीराइट की। इसके अलावा आपकी जो कंपनी है या फिर फर्म है उसको चाहिए आईएसओ सर्टिफिकेट। आईएसओ सर्टिफिकेट का है कि आपकी जो कंपनी की क्वालिटी है, मैनेजमेंट है, वो प्रॉपरली स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वो फुलफिल कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हो गया हलाल लाइसेंस। हलाल लाइसेंस यानी कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है वो लोग प्रीफर करते हैं हलाल खाना। फॉर देम हलाल मीन्स लॉफुल फूड, जो उनकी कम्युनिटी में प्रोहिबिट, मतलब उनके रिलीजन के हिसाब से वो अलाउ किया गया है कि आप, तो अगर आपका जो खाने वाला फूड बेस्ड सेक्टर है, मतलब जो आपके जो क्लाइंट्स है वो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, तब वो एक हलाल लाइसेंस ले लो। देन आफ्टर आपको पता है सूरत इज फॉर फूड, ठीक है, तो फसाई तो कंपलसरी है। फसाई इज फॉर द पीपल जो लोग खाना मतलब फूड का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी ड्रिंकिंग का बिजनेस कर रहे हैं, या तो फिर कुछ फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट का। इवन ग्रोसरी में, ग्रोसरीज के शॉप में भी मेरे ख्याल से रहता है ना। यस, जो भी चीज़ हम लोग मतलब खा सके, पी सके, जो हमारे पेट में जा रही है ना, उसके लिए फूड लाइसेंस कंपलसरी है, ठीक है। इसके बाद भी काफ़ी सारे लाइसेंसेस आते हैं। अपेडा हो गया, जैसे मैंने हलाल बोला। अगर आप कोई बाहर की कंट्री में इंपोर्ट कर रहे हो या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया। अब क्या है कि इतने सारे लाइसेंस के बाद में क्लाइंट भी कंफ्यूज हो जाता है कि अभी कौन सा करवाओ। तो ट्रेडमार्क तो हो ही गया, अब उसको क्या करना है, आई एडवाइस कि आप एक बार देख लो। लाइसेंसेस तो बहुत टाइप के आते हैं, पॉसिबल नहीं है कि आप एक साथ सब कुछ ले लो। तो आप ट्राई करो कि आपकी जो कॉम्पिटिटर फील्ड है उसका एक कोई भी पैकेजिंग खरीद लो, उसके पीछे देख लो कि उन्होंने कौन से ली है, तो फिर वहाँ से लेना स्टार्ट करो। फिर बिजनेस में जैसे जैसे आपको जो भी नीड होता जाएगा वैसे लेते जाओ। ओके, तो अभी तक मुझे जितना आपसे बातचीत की और किया, मुझे अभी तक ये पता चला है कि आप जो बेसिकली डील करते हो ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन, पैटर्न, कॉपीराइट, इसमें इसके अलावा अगर सर्विसेज की बात करें तो कैसा कभी, अब ऐसा यू आर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो ठीक है, डेफिनेटली कोई मुझे अप्रोच करके नहीं बोलेगा कि आप ट्रेडमार्क करवा दो। तो अगर किसी को आपके साथ कनेक्ट करना हो, तो अपार्ट फ्रॉम दिस फूड सर्विसेज और ऐसी कौन सी सर्विसेज है जो आप प्रोवाइड करते हो
और आपके थ्रू जो बिजनेसेस है या कोई भी पर्टिकुलर स्टार्टअप्स है उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। Okay, we provide the services of ISO certificate, FSSAI license, import export code, GST, income tax, halal license, APEDA certificate, etc. ओके, मतलब जो भी बिजनेस के रिगार्डिंग जितने भी Yes. आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए और चाहिए वो सब आपको Yes. मतलब आपके थ्रू वो चीज़ें मिल जाएगी। Yes. करेक्ट। तो अभी जितना आपने सर्विसेज बताई, ठीक है, ये तो आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हो, बट अगर कभी कोई लीगल कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फॉर एग्जांपल मेरी ब्रांड है, मेरी कंपनी है, ठीक है, उसको अगर वो नाम को कोई कॉपी कर रहा है या वो पर्टिकुलर बिजनेस का कोई कॉपी कर रहा है और जो मेरे पर्टिकुलर जो कंटेंट्स है उसको कोई और पर्टिकुलर पार्टी यूज़ कर रहा है, तो अगर मुझे उनके ऊपर कुछ लीगल एक्शंस लेने हो तो कौन से ऐसे स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं एंड व्हाट आर द एक्शंस दैट आई कैन टेक ऑन देम? ओके, सबसे पहले तो आप उसको लीगल नोटिस सेंड कर सकते हो। लीगल नोटिस से क्या होता है कि सामने वाली पार्टी या तो वो इंटेंशनली यूज कर रही है या तो फिर अनइंटेंशनली यूज कर रही है। लीगल नोटिस से ये बेनिफिट होता है कि अगर वो पार्टी अनइंटेंशनली यूज कर रही है, उसको पता ही नहीं है कि किसी का रजिस्टर्ड है, उसने यूज कर दिया, तो चांसेस है कि वहीं पे वो स्टॉप हो जाएगी। ओके, 60-70% में लीगल नोटिस से वो सॉल्व हो जाता है। सामने वाली पार्टी आपका जो ट्रेडमार्क का नाम है वो यूज करना ही बंद कर देती। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि आप नियर बाय जहाँ पे भी कॉज ऑफ एक्शन हुआ हो, जहाँ पे आपका कॉपी हो रहा हो, उस पुलिस स्टेशन में आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, बट आई डोंट सजेस्ट कि उतना उसमें रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है वो। ओके। थर्ड ऑप्शन है कि आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। उसके लिए कमर्शियल कोर्ट है जिसमें आप केस फाइल कर सकते हो। वहाँ से स्टार्टिंग में ही जैसे ही आपका केस फाइल होता है, यू कैन सीक फॉर द इंटरिम इंजेक्शन। कि केस तो लंबा चलेगा बट स्टार्टिंग में मुझे आप इंटरिम इंजेक्शन दे दो ताकि वो सामने वाला जो मेरा कॉपी कर रहा है वो यूज करना बंद कर दे। ओके, तो मतलब ये 3 स्टेप्स फॉलो करके, मतलब ये 3 अलग अलग वेज है जिसके थ्रू हम सामने वाले के ऊपर लीगल प्रोसीडिंग ले सकते हैं। यस। तो एज अ फाइनल कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, ठीक है, अगर हम ये पॉडकास्ट यहीं कंप्लीट कर रहे हैं, बट फाइनल जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है आप सामने जो आपके व्यूअर्स है उनको अगर देना चाहोगे तो आप लास्ट जो फ्यू वर्ड्स है वो उन्हें क्या बोलना चाहोगे? ओके, एज सुन एज यू स्टार्ट योर बिजनेस, स्टार्टिंग से ही जैसे ही आपके माइंड में कोई भी नेम आता है जो फाइनल हो गया है, तो पहले आप उसका ट्रेडमार्क करवा लो। जैसे ही बिजनेस ग्रो हो रहा है, आप उसके जितने राइट्स है सब कुछ आप ले लो। ट्रेडमार्क हो गया, डिज़ाइन हो गया, कॉपीराइट हो गया, वो सब रजिस्टर करवा सकते हो आप। और आई सजेस्ट कि जब भी आप ट्रेडमार्क का नाम सिलेक्ट कर रहे हो, यूनिक रखो। वो नेम आपका कॉमन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का क्या है कि भगवान के नाम से स्टार्ट करते हैं, रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, जो अपने सन डॉटर है उनके नाम से करते हैं। आई सजेस्ट कि जैसे ही हमारे फॉर्म का नाम है लेग प्रैग्मेटिज्म, लेग फॉर द लीगल एंड प्रैग्मेटिज्म मीन्स टू प्रोवाइड सर्विस, वैसे ही कुछ यूनिक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन करके आप अपने ट्रेडमार्क का नाम बनाया और उसको रजिस्टर करवाया। थैंक यू। सो थैंक यू मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे इन दिस एपिसोड। थैंक यू। आई होप के ये एपिसोड देख के काफ़ी लोगों को बहुत सा ज्ञान मिला होगा, बहुत लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो होपफुली जाके खुद से उंगली करके कुछ भी गलतियां मत करना कि बाद में आगे जाके जब लीगल किसी एक्सपर्ट के पास आप जाओ तो आपका केस इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका हो कि आप शॉर्ट करना चाहो तो भी वो चीज़ शॉर्ट ना हो। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। होपफुली ट्राई करेंगे कि मैम के साथ और एक और एपिसोड करें जिसके अंदर और सारा थोड़ा और डीप डाउन जाके और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने निकाल सके मैम के पास से। सो टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।